हेलो एवरीवन, आज है 29 ऑफ द फेब 2024। आपको पता है कि आज कौन सा दिन है? तो आज है लीप डे, यानी कि हर 4 साल के अंदर क्या आता है तो एक लीप डे आता है, जब हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं साल में वो कितने होते हैं 366 इंस्टेड ऑफ 365। ठीक है, तो आज है लीप डे। आज का जो द हिंदू न्यूज का एनालिसिस है उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, विच प्लेयर हैज मेड द रिकॉर्ड ऑफ फास्टेस्ट सेंचुरी इन T20 इंटरनेशनल क्रिकेट। देखो, बहुत बार क्या होता है कि जो क्रिकेट है ना, एक ऐसा गेम है जो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है, तो इसके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं हमसे। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर भी आपके क्लेट के एग्जाम में विराट कोहली से इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चंस पूछे गए थे एलेट या क्लेट के एग्जाम में। अब समझना कि आपसे पूछा गया है कि रिसेंटली T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई है, तो उसका नाम याद रखना, जॉन निकोल लॉफ्टी ईटन। और ये कहाँ के प्लेयर हैं? तो याद रखना ये नामीबिया के प्लेयर हैं, यानी कि नामीबियन प्लेयर हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके पास था? तो याद रखना इससे पहले ये रिकॉर्ड था कुशाल मल्ला के पास। कुशाल मल्ला ने T20 में 100 रन बनाने के लिए 34 बॉल खेली थी और इन्होंने 33 बॉल में क्या बना दिया, 33 गेंदों के अंदर क्या बना दी, शतक। अब याद रखना, अगर आपसे पूछ ले वनडे के अंदर, वनडे इंटरनेशनल मैच में सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी किसने लगाई है, तो याद रखना वो कौन है, तो AB डिविलियर्स। कौन है? AB डिविलियर्स। ठीक है, और AB डिविलियर्स जो है, ABD जो पहले किसकी उसमें रह चुके हैं टीम के अंदर, तो RCB के अंदर पहले खेल चुके हैं। ठीक है, ये AB डिविलियर्स ने याद रखना 31st बॉल में, यानी कि 31 गेंदों के अंदर कितने रन बना दिए थे, 100 रन बना दिए थे 2015 में, 2015 में जोहान्सबर्ग में जब मैच हो रहा था। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना। और आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि T20 के अंदर तो मैंने बता दिया सबसे फास्टेस्ट इनका है। आप मुझे बताओगे कि IPL में सबसे फास्टेस्ट जो सेंचुरी है वो किसकी है और कितने रन उसने बनाए थे। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इन विच इंडियन स्टेट हैज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वैदिक क्लॉक बीन इंस्टॉल्ड। देखो, ये जो वैदिक क्लॉक है ना, ये कहां पर लगाई गई है समझना। वैदिक क्लॉक का मतलब एक ऐसी घड़ी जो अपने पुराने टाइम के हिसाब से, पुरानी टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें टाइम बताती हो। जैसे आपने देखा होगा जंतर मंतर पे घड़ी रखी हुई है जो धूप के हिसाब से टाइम बताती है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही ये कहां पर लगाई गई है वैदिक क्लॉक, तो याद रखना कहां पर, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर लगाई गई है, उज्जैन के अंदर। ठीक है, मध्य प्रदेश में भी कहां पर, उज्जैन। और उज्जैन किसके लिए फेमस, आपको पता होगा किसके लिए, महाकालेश्वर या महाकाल शिव जी का वहां पर क्या बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग बना हुआ है। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन अभी किया जाएगा। ठीक है, 1 मार्च को, यानी कि कल इसका इनॉग्रेशन करेंगे कौन, PM नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। India's second largest spaceport will be built at Kulsekhara-Pattinam in Thoothukudi district of which state। देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपसे कि इंडिया का स्पेसपोर्ट कहां पर बनाया जाएगा। समझना, मैंने कहा कि मान लो ये क्या आपका इंडिया, और इंडिया के अंदर एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो बनता है 15 अगस्त 1969 को। अब आपको पता है कि जब भी कोई मिशन भेजा जाएगा, इसका ना काम है मिशन भेजना स्पेस के अंदर, किसी प्लेनेट के अंदर, किसी या स्पेस में एक्सप्लोर करने के लिए। तो कोई भी मिशन जब भी जाता है तो याद रखना उसके 4 काम होते हैं। पहला काम होता है उसकी मिशन जाने के लिए पहले क्या होनी चाहिए, प्लानिंग। प्लानिंग कहां पर होती है, तो याद रखना किसी भी मिशन की जो पहला काम होता है प्लानिंग, प्लानिंग हमेशा कहां पर की जाती है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC, जो कि कहां पर है, अहमदाबाद में। ठीक है, दूसरा काम कौन सा होता है इसका, तो दूसरा काम होता है कि हमें क्या बनानी है, सैटेलाइट। तो सैटेलाइट कहां पर बनती है, तो याद रखना सैटेलाइट बनाई जाती है कहां पर, यह बनती है बेंगलोर में। कहां पर बनती है, बेंगलोर में बनती है। ठीक है, बेंगलोर वाले सेंटर का नाम क्या है, UR राव सैटेलाइट सेंटर।
क्या नाम है, यू आर राव सैटेलाइट सेंटर, क्योंकि यू आर राव ही वो पर्सन थे जिन्होंने 1975 में भारत की पहली जो फर्स्ट सैटेलाइट थी जिसका नाम था आर्यभट्ट, उसको क्या किया था, इन्होंने बनाया था। इसीलिए यू आर राव को याद रखना क्या कहते हैं हम लोग, तो हम इनको सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया भी कह देते हैं, सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया। तीसरा काम क्या होता है किसी भी मिशन को भेजने का, तो याद रखना उसके लिए क्या बनानी पड़ेगी, लॉन्चिंग व्हीकल, यानी कि कौन से लॉन्च व्हीकल से जाएगा। जैसे अभी हमने एक्सपोसैट भेजा था, है ना, उसको भेजा था PSLV C58 से, ठीक है। उससे पहले हमने जैसे चंद्रयान 3 भेजा, 2 भेजा, 1 भेजा, तो कोई ना कोई रॉकेट या कोई ना कोई लॉन्च व्हीकल भी चाहिए। तो वो कहां बनते हैं, तो वो याद रखना बनते हैं तिरुवनंतपुरम। कहां पे बनते हैं, तिरुवनंतपुरम, केरला, ठीक है। और इसका नाम क्या है, तो इसको नाम दिया गया विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC। और उसके बाद जो लास्ट काम आता है 4th नंबर पे, वो आता है कौन सा, तो उसको भेजने के लिए, उस रॉकेट को लॉन्च करने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, तो हमारे पास होना चाहिए लॉन्चिंग पैड। और लॉन्चिंग पैड कितने हैं हमारे पास, 2। कहां पर बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं श्री हरिकोटा। और जो श्री हरिकोटा है वो कहां पे है, तो श्री हरिकोटा बना हुआ है आंध्र प्रदेश में। और कौन सी लेक के ऊपर बना हुआ है, तो याद रखना पुलिकट लेक के ऊपर ये बना हुआ है, ठीक है। लोकटक लेक के ऊपर क्या है, तो काइबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, वो मणिपुर की बात कर रहा है, ठीक है। पुलिकट लेक कहां पे है, तो आंध्र प्रदेश में। इसके ऊपर कौन सा बना हुआ है, तो लॉन्चिंग पैड बने हुए हैं 2, जहां से क्या किए जाते हैं, अपने स्पेस मिशन को लॉन्च किया जाता है। जैसे चंद्रयान 3 में उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। अब समझना कि ये तो हो गए इंडिया के, यानी कि गवर्नमेंट के। अब समझना एक कंपनी है जिसका नाम है इन स्पेस। इन स्पेस एक्चुअल में है तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों की मिक्स ही है ना। लेकिन इस इन स्पेस कंपनी के लिए अभी रिसेंटली क्या किया गया, कुलशेखरापट्टिनम के अंदर एक और स्पेस पोर्ट बनाया गया है, जहां से जो SSLVs होते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होते हैं, वो लॉन्च करवाए जाएंगे। और ये कहां पर बनाया गया है, तो याद रखना ये तमिलनाडु के अंदर है। और तमिलनाडु में भी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, तो तूतुकुड़ी डिस्ट्रिक्ट में इसको बनाया गया है। तो आपके स्पेस एंड या डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में अब कितने लॉन्चिंग पैड हो चुके हैं, तो 2 तो थे ही, एक तीसरा भी हो गया। कहां पर, तो उसका नाम याद रखना और जगह का नाम याद रखना, कहां पर, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। इन विच सिटी हैज अडानी ग्रुप लॉन्च साउथ एशियाज लार्जेस्ट एम्यूनिशन एंड मिसाइल कॉम्प्लेक्स। देखो इंडिया में या साउथ एशिया का सबसे बड़ा जो डिफेंस के वेपन बनाने की जो फैक्ट्री है उसका इनॉग्रेशन किया गया है, बस और कुछ नहीं है। और ये इनॉग्रेशन कहां पर किया गया है, तो याद रखना कानपुर के अंदर। और कानपुर कहां पर पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। और ये ऐसा क्यों किया गया, तो मैं आपको बता देता हूं। 26 है ना, 26 ऑफ द फेब को, अभी कुछ दिन पहले हमने क्या बनाया था, बालाकोट स्ट्राइक डे। और उस बालाकोट स्ट्राइक डे को देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, कानपुर के अंदर स्टेट का, यूपी स्टेट का पहला फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर बना रही है। और उस फर्स्ट डिफेंस कॉरिडोर का मतलब है कि वहां पर डिफेंस के वेपन्स बना करेंगे अब, और उसका इनॉग्रेशन किया गया। और कहां पर, तो कानपुर के अंदर, इसको ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद चलते, हाँ अगर पूछे डिफेंस के वेपन कौन बनाता है, तो आपको पता होगा कौन बनाता है, DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो बना था 1958 में। और जिसका हेडक्वार्टर है वो कहां पे है, न्यू दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर है वो कौन है, तो याद रखना SV कामत, ठीक है, समीर V कामत इसके एट प्रेजेंट डायरेक्टर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द लोकपाल। समझना व्हाट इज लोकपाल। सबसे पहले लोकपाल है क्या, तो ये जो लोकपाल वर्ड है ना, ये सबसे पहले 1809 में सुनने में आया था, ध्यान रखना। और ये सबसे पहले स्टार्ट भी कहां पर हुआ था, तो स्वीडन में स्टार्ट हुआ था 1809 में। लोकपाल का मतलब होता है लोगों की शिकायतों को सुनने वाला, लोगों की शिकायतों को सुनने वाला। अब समझना इसको, ये पहली बात तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये
2014 तक इसके ऊपर 10 बार क्या लाया जा चुका था, बिल लाया जा चुका था, लेकिन हर बार इसको रिजेक्ट कर दिया गया। लास्ट टाइम 2014 में इसको क्या कर लिया गया, इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया गया और कह दिया गया कि भारत में अब क्या लगा देंगे, लोकपाल। और लोकपाल क्या होता है, लोगों की शिकायतों को सुनने वाला समझना। मैंने कहा कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं या पुलिस डिपार्टमेंट से मेरे को कोई प्रॉब्लम है, मैं गया तो मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट कहीं शिकायत करूंगा। पता चला कि वो डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि मेरी बदनामी हो, उसको वहीं पर खत्म करने के लिए वो जो करप्शन हुआ, वो जो गलत बात हुई, उसको वहीं दबा दिया गया और कहीं ना कहीं वो जो अधिकारी थे, वो जो ऑफिसर्स थे, दोबारा से ये काम करेंगे। तो जितने भी डिपार्टमेंटल करप्शंस होते हैं, चाहे इसके अंदर आप चाहे ग्रेड ए ऑफिसर हो, ग्रेड बी सी डी ग्रेड का ऑफिसर हो, चाहे इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर खुद प्रधानमंत्री क्यों ना हो, चाहे इसके अंदर रिटायर हो चुका कोई एमएलए, कोई एमपी, ठीक है, कोई फॉरेन सर्विस के अंदर गया हुआ इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिसर हो, कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट की ड्यूटी में है, अगर वो पर्सन कोई भी करप्शन करता है और उसके अगेंस्ट कोई भी प्रूफ मिल जाता है, तो लोकपाल एक ऐसी डिपार्टमेंट है जो सभी के अगेंस्ट एक्शन लेने का क्या रखती है, पावर रखती है। और ये जो लोकपाल है, ध्यान रखना, इंडिया में सबसे पहले 1963 में इस वर्ड को लाया गया था और इसको लाने वाले थे एल.एम. सिंघवी। और एल.एम. सिंघवी का पूरा नाम है लक्ष्मीमल सिंघवी, ठीक है। उसके बाद एल.एम. सिंघवी ने, याद रखना, हमारे उसके लिए पंचायती राज के लिए भी कमेटी बनाई थी। अब समझना कि ये जो लोकपाल है, इस लोकपाल में एक्चुअल में मैंने बताया कैसे काम करेगा। इसका काम रहेगा, इसका जो डिसीजन पावर रहेगी वो कितनी रहेगी, कम से कम 3 महीने और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने के अंदर क्या करेगा, ये आपको डिसीजन दे देगा, कोर्ट की तरह से पेंडिंग नहीं रखा जाएगा। दूसरी बात, इसके अंदर ऑडियो प्लस वीडियो दोनों को क्या माना जाएगा, प्राइमरी प्रूफ माना जाएगा, कंसीडर किया जाएगा। उसके साथ साथ चाहे कोई कितनी पोस्ट पर हो, मैंने प्राइम मिनिस्टर तक का नाम ले दिया, वो भी इसके कवर में आते हैं। अब सोचो, एक ऐसी एंटी करप्शन बॉडी है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। अगर आपको ईडी से भी प्रॉब्लम है तो ये ईडी को भी टारगेट कर देगा, अगर आपको सीबीआई से भी प्रॉब्लम है तो ये सीबीआई को भी टारगेट कर देगा। लेकिन जानने वाली बात क्या है कि ये आज तक पूरा बना ही नहीं है। क्यों नहीं बना है, उसकी कहानी समझना। इसमें टोटल मेंबर होने चाहिए कितने, 8, 1 + 8। एक क्या होगा, इसका चीफ यानी कि मुख्य जो लोकपाल होगा वो होगा। और याद रखना, जैसे सेंटर में लोकपाल है ना, वैसे स्टेट में क्या होता है, तो स्टेट में लोकायुक्त होता है, स्टेट में लोकायुक्त सेम काम करता है। अब समझना 8 लोग कौन कौन होंगे, तो इसका डिवीजन कर दिया। 4 लोग ऐसे होंगे जो कंप्लीटली कहां से होंगे, जुडिशियल बैकग्राउंड से होंगे। यानी कि जुडिशियल बैकग्राउंड का मतलब या तो जज होंगे, लॉयर होंगे, ऐसे होंगे। 4 लोगों का डिवीजन किया गया। एक होगा एससी से, शेड्यूल्ड कास्ट से, एक होगा एसटी से, शेड्यूल्ड ट्राइब से, एक होगा ओबीसी से, अदर बैकवर्ड क्लास से, और एक होगा इसके अंदर कौन, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगी कोई ना कोई नेशनल लेवल पे। तो ये जो 8 मेंबर है वो उसमें बैठेंगे। एक जो हेड होगा वो क्या होगा, लोकपाल होगा, और वो फिर उसकी सुनवाई करेंगे। और इसमें ए से लेकर डी ग्रेड के सारे ऑफिसर्स आते हैं। तो सोचो इसका टाइम पीरियड कितना है, 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ में इसको डिसीजन देना होगा, ठीक है। लेकिन ये अभी तक क्यों नहीं बनाया गया, तो तुम समझ सकते हो कि सरकारों के ये करप्शन को क्या कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है। तो हाँ, इसको बनाने की बात कर दी गई, ये पूरा कंप्लीट बॉडी आज तक इसको नहीं बनाया गया है, ठीक है। और सरकार क्या करती है, टाइम टू टाइम, जैसे इन्होंने 2022 में 28 मई 2022 को इन्होंने क्या किया था, हमारे जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती, उन जस्टिस प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अनाउंस कर दिया। लेकिन पूरी बॉडी अभी तक नहीं बनाई। एक इस साल बना दिया, एक 2 साल बाद बना देंगे। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका रीजन समझना। ये जो लोकपाल है ना, इसकी एक कमी है, और इसकी कमी यह है कि ये 7 साल से पहले के केस को नहीं सुनता। तो मतलब कोई भी सरकार इसको तब बनाएगी जब उसके करप्शन को 7 साल हो चुके होंगे, अदरवाइज तो वो खुद ही फंस जाएगी उसके अंदर। बस यही रीजन समझते हुए चलना कि ये क्या करता है, इसकी कमी क्या है कि 7 साल से पहले के केस को नहीं देखता है। दूसरी बात, अगर आपने इसको मिस इन्फॉर्मेशन दी है, गलत इंफॉर्मेशन दी है, तो आपसे ये उस गलत इंफॉर्मेशन की वजह से आप पर 1 साल की पनिशमेंट रहेगी, यानी कि 1 साल जेल में जाना पड़ेगा आपको, प्लस 1 लाख रुपए आप पे फाइन भी लगा दिया जाएगा अगर आपने किसी भी डिपार्टमेंट या किसी पर्सन के लिए मिस इन्फॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई। तो आप समझ सकते हो एक ऐसी बॉडी है जिसको कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि वो इंडिया में लागू हो। बात समझ में आ रही है।
वो कौन सी है? लोकपाल। और अभी इसका कोई आर्टिकल नहीं है, ये अभी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं बनी है। ठीक है, जब बनेगी, जब कोई सरकार अच्छी आएगी, तब की बाद की बातें बाद में देखेंगे। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Which state government has announced to bring the country's strictest compensation law? मतलब कौन से स्टेट ने सबसे स्ट्रिक्ट लॉ बनाने की बात की है? देखो, आपने देखा होगा जब भी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट के अंदर बहुत सारे लोगों की पब्लिक या सरकार की जो सरकार की जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है या जो लोगों की जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जब बच्चों का प्रोटेस्ट चल रहा था आर्मी नेवी एयरफोर्स वालों का अग्निवीर को लेकर, तो गाड़ियों में आग लगा दी जा रही थी। अब सोचो मैं वहां पर जा रहा हूं, मेरी गाड़ी में किसी ने आग लगा दी, मैं आज ही गाड़ी खरीद के लाया हूं, तो मेरी क्या गलती है? मुझे तो कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है जिसने पब्लिक या प्राइवेट प्रॉपर्टी को अगर तुमने हार्म किया तो उससे पूरा पैसा तुमसे वसूला जाएगा? तो कौन सा स्टेट बन चुका है? उत्तराखंड। इन्होंने एक बिल पास किया है, उत्तराखंड स्टेट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी बिल। ठीक है, तो वो कौन सा है? फुली कंपनसेशन बिल। तो कौन सा स्टेट बन गया है? उत्तराखंड बन गया है। और हाल ही में आपने पढ़ा था उत्तराखंड ही वो बन गया जिसने क्या इसमें स्टार्ट किया था? UCC। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विद हुम हैज द इलेक्शन कमीशन लॉन्च्ड मेरा पहला वोट देश के नाम? अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है, याद रखना इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल कौन सा है? 324। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है हमारे? तो राजीव कुमार। और टोटल इसमें कितने मेंबर होते हैं? 1+2, यानी कि टोटल 3 मेंबर होते हैं। अब समझना कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, उसने एक प्रोग्राम चलाया है मेरा पहला वोट देश के नाम, यानी कि वो लोग जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं उनके लिए एक कैंपेन चलाया गया है जो कब से कब तक है? 28 ऑफ द फेब से लेकर 6 ऑफ द मार्च तक चलाया जाएगा। और जितने भी हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनके अंदर इसको चलाया जाएगा। ठीक है, और ये किसके साथ मिलकर चलाया जा रहा है? तो याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के साथ। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के यूनियन मिनिस्टर कौन है? तो शायद आपको पता होगा, धर्मेंद्र प्रधान हमारे क्या है एट प्रेजेंट? यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये सब कौन कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन। इसका काम क्या होता है? देश में इलेक्शन कंडक्ट करवाना, अच्छे से इलेक्शन कंडक्ट करवाना। वो बाद की बातें हैं कि चंडीगढ़ मेयर जैसे इलेक्शंस की जो खबरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Who has been appointed as the new CEO for India by the World Gold Council? समझना, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल एक ऐसी काउंसिल है जो पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में जो गोल्ड की माइनिंग होती है उस गोल्ड माइनिंग को रेगुलेट करने का काम करती है। ठीक है, इसके जो सीईओ हैं वो कौन बनाए गए हैं? तो इंडिया का पर्सन है जो इसका सीईओ बनाया गया पहली बार। तो कौन? सचिन जैन। तो बस वन लाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है कि कौन बनाए गए हैं उसके सीईओ? तो सचिन जैन। और इंडिया के अंदर जो गोल्ड माइंस है वो कहां पर पाई जाती हैं? तो आई थिंक आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी जिसमें पूरा गोल्ड के ऊपर मूवी बनी हुई है। कौन सी? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया हेल्ड इन द ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024? अभी एक इंडेक्स आया है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, IPR इंडेक्स। ठीक है, इसके अंदर इंडिया की रैंक कौन सी है? 42nd। याद रखना कितने में से? तो 55 में से। आउट ऑफ 55 इंडिया कितने पे है? 42nd। इसका काम क्या होता है? ये इनोवेशन और इकोनॉमिकल ग्रोथ को शो करता है कि 55 देशों में से इनोवेशन के मामले में और इकोनॉमिकल ग्रोथ के मामले में इंडिया कौन से नंबर पे है? तो 42nd नंबर पे है। तो कई बार हमारे एग्जाम में इंडेक्स से भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है, हंगर इंडेक्स है ना, जेंडर गैप इंडेक्स और ऐसे। तो इसको याद रखना कि कौन से नंबर पे इंडिया? 42nd। जस्ट वन लाइनर में याद रखना। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बालाकोट एयर स्ट्राइक डे? तो आपने अभी पढ़ा था बालाकोट एयर स्ट्राइक डे कब हुआ था? तो 26 ऑफ द फरवरी को वो हुआ था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। और 26 फरवरी को हुआ था और किसका रिप्लाई था? तो आपने देखा होगा पुलवामा जो अटैक हुआ था उसके बाद। ठीक है, बालाकोट एयर स्ट्राइक। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट नीति आयोग रिपोर्ट, पुअर्टी इन द कंट्री हैज रिड्यूस्ड टू व्हाट परसेंटेज? देखो, नीति आयोग जो है ना इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मतलब भारत को ट्रांसफॉर्म करने के लिए एक इंस्टीट्यूट बना दिया।
कब बना? तो ये बना है 1 Jan 2015। इसका जो प्रेसिडेंट होता है, याद रखना, इसका जो प्रेसिडेंट होता है हमेशा प्राइम मिनिस्टर होता है। तो बना 2015 में था, तो आज भी मोदी जी हैं, उस समय भी इसके हेड मोदी जी थे। इससे पहले इसका क्या नाम होता था? तो याद रखना, इसका नाम होता था प्लानिंग कमीशन। क्या नाम होता था इसका? प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950। और इसका काम होता था क्या करना? 5 ईयर प्लान बनाना। ठीक है, क्योंकि उस समय हम इंडिपेंडेंट हुए थे, हमारे पास देश को डेवलप करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो हमने सोचा कि प्लान बनाए जाए, धीरे धीरे एक एक सेक्टर को बढ़ाया जाए। तो हमने 5 ईयर प्लान चलाए। टोटल हमने कितने 5 ईयर प्लान चलाए? तो याद रखना, हमने टोटल 12 5 ईयर प्लान चलाए। पहला हमने 5 ईयर प्लान कब चलाया? तो फर्स्ट चलाया 1951 से 56, एग्रीकल्चर पे काम दिया। ठीक है, उस पे जोर दिया एग्रीकल्चर के काम पर। फिर लास्ट हमने कौन सा चलाया? 12, तो 2012 से 2017। और 15 में इसी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? तो नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, इसके भी हेड कौन होते थे? तो इसके प्रेसिडेंट भी प्राइम मिनिस्टर होते थे। इसका फर्स्ट जो प्रेसिडेंट था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लास्ट इसके मनमोहन सिंह थे। इसके फर्स्ट और लास्ट दोनों कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी जी हो जाएंगे। ठीक है, अब समझना, ये जब भी देश के डेवलपमेंट की बात आएगी तो आपके सामने एक ही डिपार्टमेंट आएगा, नीति आयोग। जैसे अगर मैं कहूं कि बच्चों के इंप्रूवमेंट के लिए हमने अटल टिंकरिंग लैब्स लगाई थी, है ना, ताकि बच्चों की थिंकिंग, उनकी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाया जा सके, तो वो भी किस में काम कर रहे थे? हम देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे देश के लिए। तो वो भी कौन सा डिपार्टमेंट था? नीति आयोग। तो जस्ट मैं याद करने के पर्पज से बता रहा हूं, देश का कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा नीति आयोग ही करेगा। ठीक है, अब इसने बताया है कि पुअर्टी रेट कितनी रह गई है भारत में? तो 5% रह गई है। अब क्या ये बात सच है? अब आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि भारत जैसे देश में जहां आप लोग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना बांट रहे हो और 80 करोड़ लोग लाइनों में भी लगे हैं खाना खाने के लिए, तो आप कैसे कह सकते हो कि पुअर्टी कम हो चुकी है? हालांकि पुअर्टी को डिफाइन करने के बहुत से पैमाने होते हैं। याद रखना, हम एक पैमाना यूज करते हैं जो किसने दिया था? सुरेश तेंदुलकर ने। सुरेश तेंदुलकर, याद रखना, सचिन तेंदुलकर, सुरेश तेंदुलकर अलग अलग है ना। सुरेश तेंदुलकर ने एक पैमाना दिया था और उसमें उन्होंने कहा था 2009 में इन्होंने एक रिपोर्ट आई थी, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? भारत में पुअर्टी को मापते हैं। अभी जो पुअर्टी का डाटा आया उसमें नीति आयोग ने किसको माना है कि ऐसा पर्सन जो पर डे, या ऐसा पर्सन जो पर डे 70 रुपीज कमाता है वो गरीब नहीं है। मतलब लोग टोटल महीने के 2100 के लगभग या 2000 के लगभग अगर कोई पैसा कमा रहा है तो वो गरीबी रेखा में नहीं आता है। ठीक है, तो जो भी है आप इसके प्लीज डाटा को जरूर याद रखना, एक्चुअल में जो है वो सो है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Where has the 13th Ministerial Conference of the World Trade Organization started recently? समझना, ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरे दुनिया के ट्रेड को क्या करता है? रेगुलेट करता है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1995 में हुई थी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना जेनेवा में है। और मैंने एक बार पहले भी कहा था, जो W से शुरू होता हो और O पे खत्म होता हो, WTO, उसका हेडक्वार्टर मैक्सिमम कहां मिलेगा? WO वाले का जेनेवा। ठीक है, जैसे WHO और ये सब। अब समझना कि इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? तो याद रखना, इसकी कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई है? अबू धाबी के अंदर। तो वन लाइनर में भी याद रख सकते हो। ठीक है, इसको पहले किस नाम से जानते थे? तो 1948 में इसको जाना जाता था GATT, गेट के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? WTO कर दिया गया। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया? देखो, अभी आपसे क्यों पूछा गया ओल्डेस्ट हाई कोर्ट का? तो देखो, अभी क्या हुआ, आपने देखा होगा वेस्ट बंगाल के अंदर एक केस चल रहा है। ठीक है, और वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर संदेश खली, है ना, जानते होंगे आप लोग कि वहां पर जो वुमेन्स है उन्होंने क्या किया है कि वहां की जो महिलाएं, उन्होंने अपने जो उसका एक्सप्लॉयटेशन का, शोषण के आरोप लगाए। ठीक है, हुआ क्या वहां पर, जब उसके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए, किसके ऊपर? TMKC है ना, वहां की जो पार्टी है, रूलिंग पार्टी, उसके कैंडिडेट के ऊपर। तो वहां पर जब ED CBI ये जो एजेंसीज उसको पकड़ने के लिए जा रही थी तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, लड़ाई की जा रही थी। तो वहां के कलकत्ता हाई कोर्ट ने अभी ऑर्डर पास किया कि जो हमारी जो लोकल पुलिस है वो उनका साथ दे और उनकी जो एक्टिविटी है, उनका जो काम है, उसमें बीच में दखल अंदाजी ना करे।
अब बात निकल के आती है कि सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया में, तो याद रखना कलकत्ता हाई कोर्ट ही ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है इंडिया में। और ये बना कब था, तो याद रखना 1862 में बना था ये। अगर मैं कहूं कि सबसे पहले भारत में हाई कोर्ट ही कब बने थे, तो याद रखना एक एक्ट आया था, एक्ट ऑफ 1861, 1861 में एक एक्ट आया था। उस एक्ट में कहा गया था भारत में 3 हाई कोर्ट बनेंगे। और कौन कौन से, तो कहा गया था भारत में एक बनेगा कोलकाता हाई कोर्ट, एक बनेगा कौन सा, बॉम्बे हाई कोर्ट, और एक बनेगा मद्रास हाई कोर्ट। और इनमें भी सबसे पहले कौन सा बना, तो कलकत्ता हाई कोर्ट बना 1862 में। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ये तीनों ओल्डेस्ट ही हैं, लेकिन सबसे पहले इनमें भी कौन सा बना, कोलकाता हाई कोर्ट बना। ठीक है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट चल रहा था इंडिया में। सुप्रीम कोर्ट कब बना, तो मैं बता देता हूं आपको, पहला सुप्रीम कोर्ट बना था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद, 1774 में बनाया गया था। और ये भी कहां पर बना था, तो इसकी जगह कौन सी थी, तो कोलकाता में ही इसको बनाया गया था। ठीक है, इस बात को याद रखना। और इसके जो सीजीआई थे फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन थे, लॉर्ड एलाइजा इम्पे इसके क्या थे, हेड थे। उसके बाद भारत में दोबारा से एक क्या बनी, फेडरल कोर्ट बनी। और जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट बनी वो बनती है 1937 में, और उसको बनाया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और ये बनाई गई थी कहां पर, दिल्ली में। लेकिन इन दोनों में दिक्कत क्या थी, याद रखना, इसके अगेंस्ट भी अगर आप खुश नहीं हो डिसीजन से, और इसके डिसीजन से भी खुश नहीं हो, तो आप जा सकते थे कहां पर, तो एक कोर्ट बनी हुई थी जिसका नाम था प्रीवी काउंसिल। और प्रीवी काउंसिल बनी हुई थी कहां पर, लंदन में। अब सोचो कि आप इनसे खुश ही नहीं हो और आप कहीं और अपना केस ले जा सकते हो, तो सुप्रीम तो हुई नहीं ना वो। जैसे भारत की सुप्रीम कोर्ट कौन सी होगी, जो सबसे सुप्रीम है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, उसका डिसीजन फाइनल है इंडिया की बाउंड्री के अंदर। तो सेम ऐसे ये तो सुप्रीम हुई नहीं, क्योंकि अब लंदन में जा रहे थे। तो हमने इंडिपेंडेंस के बाद, आजादी के बाद हमारी खुद की सुप्रीम कोर्ट बनाई। और वो जो खुद की सुप्रीम कोर्ट बनाई वो कब बनी, 26 जनवरी 1950। और याद रखना इसने काम करना कब शुरू कर दिया था, 28 जनवरी 1950। तो कई जगह 26 लिखा मिलेगा, कई जगह 28। इस दिन बन गई, तो इस दिन काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, और ये कहां पर बनी हुई है, दिल्ली में बनी हुई है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसके पहले जज कौन थे, हीरालाल जे कानिया। एट प्रेजेंट कौन है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When was the Protection of Children from Sexual Offense Act enacted in India? आपसे पूछा है कि जो पोक्सो एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये कब इनेक्ट किया गया था, तो याद रखना 2012 में इनेक्ट किया गया था। अब समझना, आज के आपने द हिंदू में पढ़ा होगा कि दिल्ली मेट्रो के अंदर एक नाबालिग जो बच्ची थी, जो कि माइनर जो गर्ल थी, उसके साथ रेप हुआ। और उसको पुलिस वालों ने ब्लीडिंग कंडीशन के अंदर उसको वहां पर उनको वो मिली। उसके बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उसके बाद उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया गया। तो ये जो केस है वो कौन सा केस बना, उस कौन सा केस किसके अंडर, कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर किया गया, तो पॉक्सो एक्ट के अंदर। और पॉक्सो क्या है, तो समझना 18 ईयर से कम एज का अगर कोई भी बच्चा है, उसके साथ अगर कोई भी सेक्सुअल इंसिडेंट होता है, तो उसके अंदर कौन सा है, तो पॉक्सो एक्ट लग जाता है। ठीक है, और ये क्या है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When was the Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act passed in India? देखो, Scheduled Caste and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act कब पास हुआ, तो सिंपल सा 1989 में पास हुआ। और समझना, इसका जो बेस है, उसका बेस है आर्टिकल 17। इसका बेस कौन सा है, आर्टिकल 17। ये क्या कहता है, बैन ऑन अनटचेबिलिटी। अब ये अनटचेबिलिटी को क्या करता है, बैन करता है। अनटचेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कि छुआछूत को ये बैन करता है। होता क्या है, समझना, पहले हमारी सोसाइटी में क्या था कि जो SC ST के लोग थे, उनसे जो दूसरी कैटेगरी, हायर कैटेगरी के लोग थे, वो अच्छे से बातें नहीं करते थे, उनसे पास बैठना पाप मांगते थे कि नहीं ऐसा नहीं है। हमें इस चीज को दूर करना था, क्योंकि हमें तो एक डेवलप्ड नेशन बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन में इसलिए तो बनाया गया था कि ऐसा रूल और ऐसे रेगुलेशंस की एक किताब हो जिससे देश आगे बढ़ सके। तो हमने संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा कि इनको फॉलो करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उसी में हमने लिखा आर्टिकल 17 और कह दिया अनटचेबिलिटी बैन है। और उसी को बिहाफ बनाकर 1987 में एक एक्ट बना दिया, SC ST एक्ट।
यानी अगर आप किसी पर्सन को उसकी कास्ट के नाम से बुलाते हो, तो अगर उस पर्सन ने उस कास्ट के नाम से बुलाने के बाद अगर उसने केस कर दिया, तो पहले आपको क्या किया जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद वो छानबीन होगी कि तुमने कहा था कि नहीं कहा था तो पनिशमेंट है, नहीं कहा था तो बाद में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो SC/ST एक्ट है, इसका बिहाफ कौन सा है, तो आर्टिकल 17 जो अनटचेबिलिटी को बैन करता है। अब ये न्यूज में कैसे आ गया समझना, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे, तो दो ग्रुप के अंदर उनमें लड़ाई हो गई। एक ग्रुप के बच्चे क्या कर रहे थे, कोई पब्लिक प्लेस था, वहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा रहे थे, और जब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगा रहे थे तो दूसरा जो ग्रुप था वो उनको लगाने से मना कर रहा था कि ये पब्लिक प्लेस है ना कि प्राइवेट। दोनों में हो गया हाथापाई, और हाथापाई में 17 साल का एक SC कैटेगरी का यानी कि एक दलित बच्चा है, उसकी हो जाती है डेथ, और उसके बाद जो केस होता है वो कौन सा बनेगा, SC/ST रजिस्टर्ड किया जाएगा। हालांकि इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फाउंडर या फादर किसे कहा जाता है, तो BR अंबेडकर को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। When was the National Human Rights Commission formed in India? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कब बनाया गया था इंडिया में, तो याद रखना 1993 में। और इसके जो हेड एट प्रेजेंट जो इसके चेयरमैन है, उसके चेयरमैन कौन है, तो याद रखना जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा इसके क्या है, एट प्रेजेंट चेयरमैन है। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो याद रखना हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में बना हुआ है। ये लोगों के राइट्स की प्रोटेक्शन का काम करता है। आपने देखा होगा रिसेंटली एक सीन हुआ था कि एक बुजुर्ग आदमी मेट्रो में चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके पास क्या था, उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, वो थोड़ा सा गरीब जैसा दिख रहा था, उसके पास कुछ सामान भी था, तो उसको मेट्रो में चढ़ने से मना कर दिया गया। और जब ये न्यूज में आई ये बात, तो हमारा जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो एक्टिव हो गया और उसने केस रजिस्टर कर दिया कंसर्न मेट्रो के ऊपर। ठीक है, तो इस वाली बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 1993 के अंदर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाज द अनलॉफुल एक्टिविटीज एक्ट UAPA इनेक्टेड इन इंडिया। देखो UAPA क्या होता है कि अगर आप देश के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट, देश की सोवरेनिटी के अगेंस्ट, अगर रिपब्लिक जो हमारा कंट्री है या कंट्री के अगेंस्ट कुछ भी गलत करते हो, तो आपके अंडर या आपके ऊपर कौन सा एक्ट लग जाएगा, UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जो कि बना कब था, 1967 में। और रिसेंटली ये किस पे लगाया गया है, तो अमित शाह जी जो है हमारे होम मिनिस्ट्री या होम मिनिस्टर, उन्होंने अभी रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर के एक पार्टी है, ठीक है, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जम्मू एंड कश्मीर, इसके दो लोगों के ऊपर क्या कर दिया गया है, या दो लोगों के ऊपर क्या लगा दिया गया है, UAPA लगा दिया गया है। ठीक है, आप उनके दोनों के नाम कमेंट करके बताओगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर से निकालकर क्या क्या नाम है उनके। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। व्हेन वाज द राजीव गांधी असैसिनेटेड, राजीव गांधी का असैसिनेशन कब हुआ था, तो याद रखना उनका असैसिनेशन हुआ था 1991 था, ऑपरेशन पवन। क्योंकि जो लिट्टे ग्रुप के लोग थे वो श्रीलंका के अंदर सरकार को परेशान कर रहे थे, वो डिमांड कर रहे थे कि हमें क्या मिले, यहाँ पर तमिल लैंग्वेज के बिहार पर अलग से रिकॉग्निशन मिले, स्टेट मिले, ये सब मिले। तो वो एक टेररिस्ट ग्रुप बन चुका था। श्रीलंका ने मदद मांगी इंडिया से। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, राजीव गांधी। राजीव गांधी ने पहली बार इंडियन आर्मी को आउट ऑफ इंडिया भेजा। ये हमारी इंडियन आर्मी का ऑपरेशन पवन द फर्स्ट आउट ऑफ कंट्री क्या होता है मिशन होता है, ऑपरेशन होता है। इसमें वहां के लिट्टे के सारे लोगों को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों के जो रिश्तेदार थे, रिलेटिव्स थे, वो इंडिया में रहते थे। राजीव गांधी की सरकार 1989 में चली जाती है। ये ऑपरेशन कब होता है, 1987 में। उसके बाद याद रखना सेम ऑपरेशन इन्होंने मालदीव में भी किया होता है। मालदीव में जो ऑपरेशन किया था 1988 में किया था, उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। वो भी इसी लिट्टे ग्रुप के लिए किया गया होता है। अब क्या हुआ कि जैसे वहां पर गए चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, तो एक लड़की आती है, इनके गले में माला डालती है, ह्यूमन बॉम्ब बन के आती है, बटन दबाती है, खुद भी मर जाती है, राजीव गांधी की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद धीरे धीरे केस चलता है। 1993 में उनको कन्विक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनके बाद वो केस चला जाता है कहां पर, मद्रास हाई कोर्ट ने उनको कह दिया क्या, फांसी। फिर चले गए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया फांसी। फिर चले गए प्रेसिडेंट, आर्टिकल 72 का यूज करते हुए। इसमें लिखा है कि प्रेसिडेंट आपको पार्डन कर सकता है, प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर लिखी हुई है। प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर के बाद जब डिसीजन आया तो लगभग 25-30 साल हो चुके थे। प्रेसिडेंट ने कह दिया इनको दे दो फांसी।
अब क्या इनको फांसी हो सकती है? तो याद रखना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है, हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 का ही एक पार्ट है, याद रखना, मैं सिर्फ एक ही बता रहा हूं आपको। आर्टिकल 20 का पहला पार्ट है जिसमें लिखा हुआ है किसके, सॉरी आर्टिकल 20 का थर्ड, इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सॉरी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो फर्स्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि नो एक्स फैक्टो लॉ, यानी कि इससे पहले मान लो आज मैंने क्राइम किया तो आज के टाइम के हिसाब से सजा होनी चाहिए, ना कि मैं 10 साल बाद पकड़ा गया, तो नो एक्स फैक्टो लॉ। दूसरा इसमें लिखा हुआ है नो डबल जियोपार्डी, क्या लिखा हुआ है? नो डबल जियोपार्डी। इसका मतलब क्या है कि एक क्राइम की एक सजा होनी चाहिए, दो सजा नहीं होनी चाहिए। तो बताओ जब उन्होंने मर्डर किया है तो फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन उनको तो जेल में इतने टाइम तक रख लिया कि उनका तो जो लाइफ इंप्रिजमेंट था वो भी टेन्योर पूरा हो गया। तो मद्रास हाई कोर्ट में उनके लॉयर चले गए और जाने के बाद चेंज कर दिया गया डिसीजन। जो लोग पीएम को, एक्स पीएम को मारकर जेल में गए थे उनको बाइज्जत फ्री कर दिया गया, छोड़ दिया गया, ठीक है। और अभी रिसेंटली जो छोड़े गए थे लास्ट ईयर, है ना, लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 में, उनमें से एक पर्सन जो था उनकी कल क्या हो गई? डेथ हो गई। और कोइंसिडेंस देखिए, जिसने राजीव गांधी को मारा था उसकी डेथ भी राजीव गांधी हॉस्पिटल में हुई है ना, इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। What does Article 17 of the Indian Constitution pertain to? तो अभी मैंने बताया था क्या लिखा है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और इसी के बिहाफ पर कौन सा एक्ट बना था? SC/ST एक्ट 1989 बना था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हु इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑनरी नाइटहुड अंडर किंग चार्ल्स थर्ड। अभी आपको पता होगा कि जो यूके है उसका जो किंग है वो कौन है? किंग चार्ल्स, क्योंकि थर्ड, क्योंकि अभी रिसेंटली क्वीन की डेथ हो गई थी, ठीक है। अब समझना कि इन्होंने अभी रिसेंटली नाइटहुड का टाइटल दिया है, किसको दिया है? तो रतन टाटा नहीं, सचिन तेंदुलकर नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, तो किसको मिला है? सुनील भारती मित्तल। अब ये सुनील भारती मित्तल कौन है? आप जानते होंगे, एयरटेल कंपनी के ओनर है ना। और इनको आपने एक नाम सुना होगा कंपनी वन वेब। ये वन वेब कंपनी याद रखना लंदन बेस्ड कंपनी है, ठीक है। और वन वेब एक ऐसी कंपनी है जो पूरी दुनिया को क्या करती है? इंटरनेट प्रोवाइड करवाती है। और पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड कराने वाली कंपनी वन वेब है। और याद रखना इसकी सैटेलाइट हर साल इसरो छोड़ता है। लास्ट ईयर भी इसरो ने इसकी 36 सैटेलाइट छोड़ी थी, इस साल भी 36 सैटेलाइट छोड़ी हैं। ये पूरी दुनिया को इंटरनेट प्रोवाइड करने का काम करती है, ठीक है। और इसके साथ मिलकर इंटरनेट की दुनिया में रिवॉल्यूशन लाने का काम किसने किया? तो एयरटेल ने। और एयरटेल का ओनर कौन है? सुनील भारती मित्तल। और सुनील भारती मित्तल को क्या दे दिया गया? नाइटहुड का टाइटल। अब समझना नाइटहुड का टाइटल क्यों दिया जाता था? तो जो ब्रिटिशर्स थे ना, ये जब रूल करते थे धरती पर, यानी कि धरती का मतलब लगभग 60 to 70% वर्ल्ड का ये रूल करते थे, तो जो अच्छे लोग होते थे किसी भी फील्ड के, उनको एक टाइटल देते थे नाइटहुड, या सर की उपाधि देते थे उनको। तो आपने पढ़ा होगा जलियांवाला इंसिडेंट जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, उस टाइम पर हमारे इंडिया की तरफ से एक के पास था नाइटहुड का टाइटल। कौन थे वो? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड के टाइटल को रिटर्न कर दिया था। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो गया था, इस वजह से, ठीक है। तो उस समय भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। लास्ट टू लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा कि एक बहुत बड़े फुटबॉलर थे जिनकी डेथ हो गई थी। कौन? पेले। जो पेले फुटबॉलर थे उनको भी कौन सा अवार्ड मिल चुका था? तो नाइटहुड दिया जा चुका था। और अभी रिसेंटली इंडिया में किसको मिला है? तो रिसेंटली तो किसको मिला है? सुनील भारती मित्तल को मिला है। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अवार्ड क्यों और कैसे दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद चलते नेक्स्ट। आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।